हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 टॉपिक 4.5 और एनर्जी। देखो, एनर्जी में इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे और मेजरली डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। इसके ईच एंड एवरी पॉइंट जो बुक में मेंशन है, बुक में लिखा हुआ है, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे डीप में जाके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। तो टॉपिक है मेरे पास एनर्जी। देखो, एनर्जी की सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन क्या है कि एक बॉडी के पास कितनी एनर्जी है। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। एक बॉडी के पास उतनी एनर्जी जितनी उसके पास कैपेसिटी होगी काम करने की। और वर्क फिजिक्स में बोला जाता है वर्क तब होता है जब एक बॉडी पे फोर्स लगे और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो इसका मतलब है उस पर वर्क हुआ है। एक बॉडी के पास कितनी एनर्जी होगी, जितना वो वर्क कर सकते हैं। वर्क करने का मतलब है कि कितना वो एक बॉडी को फोर्स लगा के डिस्प्लेस करवा सकता है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। और मैं बताऊं, हर वो बॉडी जिसके पास मैस है, हर वो बॉडी जिसके पास मैस है, उसके पास एनर्जी है। आइंस्टाइन की जो मैस एनर्जी इक्वेशन भी यही कहती है। आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन है E = mc²। मतलब जिस बॉडी के पास मैस है उसके पास एनर्जी भी है। मतलब अगर किसी बॉडी के पास मैस है तो तुम लोग उस मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक मेरे पास वुड है या पेट्रोल है, वो एक मैस है, उसे मैं बर्न करता हूँ, जलाता हूँ, तो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी से मैं गाड़ी को मूव करा लेता हूँ। ठीक है, मैस था, उसे मैंने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। मतलब हर बॉडी जिसके पास मैस हो उसके पास एनर्जी, और एनर्जी का मतलब है कि वो वर्क करने की कैपेसिटी रखता है। तो बड़ी ब्रॉडर डेफिनेशन है। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। एक बॉडी के पास कितनी एनर्जी होगी, जितनी उसके पास कैपेसिटी होगी टू डू वर्क। अच्छा, एनर्जी की दो बेसिक्स फॉर्म है जो बुक में डिस्कस है। टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एक है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, एक है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, हर उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी जो मूव कर रही है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है ना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। डेफिनेशन देखते हैं पहले। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो मोशन की वजह से अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोला जाएगा। लेट्स सपोज अगर एक गाड़ी मूव कर रही है तो उसके पास जो एनर्जी होगी, क्योंकि वो मूव कर रही है, तो उसके पास उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और जब ये गाड़ी किसी दूसरी चीज के साथ हिट करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो वहां पे इंपैक्ट क्रिएट करेगी। मतलब ये शो करेगी कि उस गाड़ी के पास एनर्जी थी। लेट्स सपोज ना, अगर एक हाई स्पीड कार आके किसी पर्सन के साथ स्ट्राइक करती है, तो पर्सन चूंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो पर्सन माइट बी डाई, मर भी सकते हैं। तो ये शो कर रहा है कि उस गाड़ी के पास एनर्जी थी, किस वजह से, उसकी मोशन की वजह से। बहरहाल दूसरी टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। इसे अभी डिटेल से डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। एक बॉडी की पोजीशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होगी वो होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास मार्कर है, ये अभी इस पोजीशन पे, तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। जैसे मैं छोड़ूंगा ये नीचे इंपैक्ट क्रिएट करेगा। इसे मैं थोड़ी हाइट पे लेके जाऊंगा, इसके पास एनर्जी बढ़ गई। किया क्या मैंने, सिर्फ इसकी पोजीशन को तो चेंज किया। पोजीशन को चेंज करने की वजह से एनर्जी चेंज होगी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन की वजह से जो बॉडी के पास एनर्जी होगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ आर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स है। मैकेनिकल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि बॉडी के पास होती है, अगेन मोशन या फोर्सेस की वजह से जो बॉडी के पास एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो बहरहाल मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स कौन कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन आ जाए तो इन दोनों को मर्ज करके लिख देना है। मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन। अगर एक बॉडी के पास एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन, तो वो एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोल दिया जाएगा सिंपली। काइनेटिक एनर्जी की तरफ आते हैं और देखते हैं कि बुक में इसने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो उसकी ईच एंड एवरी पॉइंट को मैंने पोर्शन की सूरत में, पैचेस की सूरत में यहाँ पे लिख दी है। तो उसे देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर लोगों का तो पहले तो तुम लोगों ने डेफिनेशन लिख देनी। एग्जांपल भी कोई भी बता सकते हो। गाड़ी मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो मूव कर रही है और उसके पास मोशन है। एक्सप्लेनेशन में है, अब मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि एक बॉडी के पास जो कि एक v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। मुझे वो एक्सप्रेशन डेवलप करना है। तो एक्सप्लेनेशन में कंसीडर अ कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अ स्ट्रेट लाइन। मान के चलो एक गाड़ी है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। यहाँ पे ये लिख लो सिंपल, कंसीडर अ कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इनफ हो जाएगा। या ये लिख लो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। पहली तो बात है, चूंकि वो मूव कर रही है, वेलोसिटी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब कितनी होगी ये मुझे फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी तो प्रेजेंट है,
कितनी है वो मुझे फाइंड आउट करना है। मान लीजिए चलो ये गाड़ी है, बॉक्स की सूरत में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, रोड पे मूव कर रही है, तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही होगी। ये फ्रिक्शनल फोर्स चाहेगी कि बॉडी रुक जाए, फ्रिक्शन यही चाहती है ना कि बॉडी की वेलोसिटी कम और बॉडी इवेंचुअली स्टॉप कर जाए, एनर्जी को डिसिपेट करवाती है फ्रिक्शन। अच्छा, अब ये बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहती है, गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहती है, तो गाड़ी को एक फोर्स लगानी पड़ेगी अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी। और वो फोर्स कौन लगा रहा है? इंजन। गाड़ी के इंजन जो है वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और गाड़ी का इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है? उतनी ही फोर्स लगा रहा है जितनी की फ्रिक्शन है। मतलब अगर ये इंजन वाली फोर्स फ्रिक्शन वाली फोर्स के बराबर होगी तो गाड़ी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी। अगर इंजन वाली फोर्स बढ़ जाएगी तो गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर ये वाली फोर्स बढ़ जाएगी, इंजन की फोर्स से ज्यादा होगी ये वाली फोर्स, तो गाड़ी की स्पीड कम होने लग पड़ेगी। अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो जो इंजन फोर्स लगा रहा है ना, वो मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। ये वाली फोर्स इस फोर्स को काउंटर कर रही है ना। इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो मेनली बस फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करने के लिए लगा रही है, बाकी बॉडी जो से ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो इंजन वाली फोर्स है वो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, गाड़ी के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है? फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रही है और गाड़ी की जो इंजन है वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, दोनों बराबर है, तो नेट फोर्स जीरो है। मतलब ये वाली फोर्स को काउंटर कर रही है, कैंसिल कर रही है, तो नेट फोर्स ओवरऑल फोर्स बॉडी में जीरो है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर नेट फोर्स जीरो हो तो बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो, मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही। और बॉडी के एक्सेलरेट करने का मतलब यह है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। एक्सेलरेशन ये होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन है, तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो बहरहाल ये हमने मैथमेटिकली देख लिया कि इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी, और नेट फोर्स ओवरऑल फोर्स जीरो है गाड़ी में, तो एक्सेलरेशन भी बॉडी का गाड़ी का जीरो होगा। अच्छा, अब क्या होता है ना कि मैं इंजन को ऑफ कर देता हूं। जब मैं इंजन को ऑफ करूंगा, व्हेन इंजन इज टर्न ऑफ इट विल स्टिल कवर सम डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग। तो जैसे ही मैं इंजन को ऑफ करूंगा तो होगा क्या कि गाड़ी थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगी। अच्छा देखो, गाड़ी मूव क्यों कर रही थी, किस वजह से मूव कर रही थी कि इंजन उस पर फोर्स लगा रहा था आगे की तरफ। जैसे मैंने इंजन को ऑफ कर दिया तो ये फोर्स भी खत्म होगी, इंजन अब मजीद काम नहीं कर रहा, मजीद फोर्स नहीं लगा रहा। अच्छा देखो, गाड़ी तो मूव कर रही थी इंजन की फोर्स की वजह से, तो जैसे मैं इंजन की फोर्स को बंद करूंगा, खत्म करूंगा, तो क्या गाड़ी को इमीडिएटली रुक नहीं जाना चाहिए? जैसे मैंने इंजन को स्टार्ट किया गाड़ी वहीं पे खड़ी होगी, गाड़ी वहीं पे रुकी। तो तुम लोगों को थोड़ा सा इलॉजिकल जो है वो फील हो रहा होगा, लेकिन देखो अगर मैं पूछूं कि गाड़ी मैंने इंजन को बंद कर दिया लेकिन गाड़ी फिर भी आगे की तरफ मूव कर रही है, तो क्यों मूव कर रही है? अगर तो मैंने इंजन को बंद कर दिया तो गाड़ी फिर किस वजह से मूव कर रही है? तो तुम लोगों का यही आंसर होगा कि गाड़ी का कुछ ना कुछ इनर्शिया भी तो है, कुछ ना कुछ मोमेंटम भी तो था ना। तो गाड़ी अपने इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया क्या है? बॉडी की प्रॉपर्टी है, और इनर्शिया चाहता है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करे उसी डायरेक्शन में मूव करती रहे। जैसे मैंने इंजन को ऑफ किया, गाड़ी फौरन से नहीं रुकेगी बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास इनर्शिया था, और इनर्शिया चाहता है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करती रहे। तो अब ये गाड़ी है, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स तो लग रही है, मैंने इंजन वाली फोर्स तो बंद कर दी, इंजन को मैंने टर्न ऑफ कर दिया, तो इंजन वाली फोर्स तो खत्म, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। लेकिन गाड़ी के पास चूंकि इनर्शिया है, उसका मैस है, उसके पास इनर्शिया होगा, इनर्शिया चाहेगा कि बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहे। तो ये गाड़ी के जो से गाड़ी आगे की तरफ एक इनर्शियल फोर्स लगाएगी, गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक इनर्शियल फोर्स लगा रही है। इनर्शियल फोर्स यहां पे सिर्फ समझाने के लिए है, मतलब ये रियल फोर्स नहीं है। इनर्शियल फोर्स रियल फोर्स है, इंजन वाली फोर्स तो रियल फोर्स है, इंजन खुद से फोर्स लगा रहा था। यहाँ पे ये जो फोर्स है, चूंकि गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही, आगे की तरफ तो किसी फोर्स की वजह से मूव करेगी, तो यहाँ पे बॉडी के पास जो इनर्शिया था ना उस वजह से आगे मूव कर रही है। और वो जो इनर्शिया फोर्स लगा रहा है उसे मैं इनर्शियल फोर्स कह रहा हूँ, उसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इनर्शियल फोर्स, डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया। मतलब ये रियल फोर्स नहीं है, कोई इंजन नहीं लगा रहा, इसे मैं कह लेता हूँ यहाँ पे, इसका एक और नाम भी होता है, इसे बोला जाता है सूडो फोर्स, फेक फोर्स, सूडो फोर्स, रियल फोर्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि बॉडी के पास बॉडी की प्रॉपर्टी है इनर्शिया, इनर्शिया ये फोर्स जनरेट कर रहा है, इनर्शियल फोर्स। और इनर्शियल फोर्स चाहता क्या है? इनर्शिया कहता है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना उसी डायरेक्शन में मूव करती रहे। अब ये बॉडी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहती है तो ये जो इनर्शियल फोर्स है
इसे चाहिए कि इस फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करे, कैंसिल करे। अगर ये इसे काउंटर करेगा, ये इनर्शियल फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करेगी, तो तभी बॉडी जो सी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। तो यहाँ पे अगर ये चाहती है बॉडी, ओके, बॉडी की प्रॉपर्टी है इनर्शिया, अगर ये बॉडी चाहती है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहे, तो बॉडी को चाहिए कि उतनी इनर्शियल फोर्स जनरेट करे जितनी के फ्रिक्शन उस पर लग रही है। तो यहाँ पे जब बॉडी का मैंने इंजन को कर दिया ऑफ, गाड़ी थोड़ी डिस्टेंस तक मूव करती रहेगी, है ना, थोड़ी देर बाद थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगी। उस थोड़े से डिस्टेंस में जो इनर्शियल फोर्स है, चूंकि गाड़ी जो से इंजन को बंद करने के बावजूद भी गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका मतलब गाड़ी जो है इनर्शियल फोर्स लगा रही है, और वो जो इनर्शियल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी। तो यहाँ पे ये लिख दिया, ड्यूरिंग दिस इंटरवल द कार विल एक्सर्ट अ फोर्स, जो गाड़ी है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी इनर्शियल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी। बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट था, बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट था। मतलब यहाँ पे तो समझ लग गई थी कि इंजन फोर्स लगा रहा है और वो इवेंचुअली फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, तो यहाँ पे बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पे इंजन की फोर्स को तो मैंने कर दिया बंद, इंजन की फोर्स को बंद कर दिया, तो उसके बाद भी गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। और इससे बड़ी बात के बुक वाले ने ये लिख दिया, मेंशन कर दिया कि ड्यूरिंग दिस इंटरवल कार विल एक्सर्ट अ फोर्स, कि गाड़ी फोर्स लगा रही है इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर जो है वो गाड़ी फोर्स लगा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, वो इंजन तो मैंने कर दिया ऑफ, तो गाड़ी जो इनर्शियल फोर्स है ना, गाड़ी की जो इनर्शिया है, वो जो इनर्शिया फोर्स लगा रहा है उससे मैं कह रहा हूँ इनर्शियल फोर्स। अब गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इनर्शिया चाहता है कि बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहे, मतलब ये जो इनर्शियल फोर्स है ये अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी तो तभी गाड़ी जो है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। तो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस इंटरवल कार विल एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रुकने से पहले पहले तक गाड़ी जो है फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। वो जो गाड़ी फोर्स एक्सर्ट करी उसे मैं इनर्शियल फोर्स बोलूंगा, और इनर्शियल फोर्स मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी। अच्छा, ये जो इनर्शियल फोर्स है ये आ कहां से रही है, मतलब अगर ये बॉडी, अगर ये गाड़ी इनर्शियल फोर्स का जनरेट कर रही है और वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, और ये इनर्शियल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के को काउंटर कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस कैसे हो रही है? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो गाड़ी के पास वेलोसिटी थी ना, वो वेलोसिटी कन्वर्ट हो रही है फ्रिक्शनल फोर्स में। जो गाड़ी के पास अपनी वेलोसिटी थी ना, वो वेलोसिटी को यूटिलाइज कर रहा है। देखो मुख्तलिफ एंगल होते हैं ना चीजों को देखने के, एक तो कॉमन सेंस है जो कि एक नॉर्मल पर्सन, एक साइंस के स्टूडेंट का जो एंगल होगा वो इस तरह का होगा। अब ये गाड़ी के पास जो वेलोसिटी है ना, वो यूटिलाइज हो रही है इनर्शियल फोर्स में, है ना, और ये मतलब गाड़ी अपनी वेलोसिटी को कंपनसेट करेगी, सैक्रिफाइस करेगी, अपनी वेलोसिटी को कम से कम करती जा रही है ताकि इनर्शियल फोर्स बढ़ती या कांस्टेंट रहे, और वो इनर्शियल फोर्स काउंटर करे फ्रिक्शनल फोर्स को। तो यहाँ पे अपनी वेलोसिटी को जो है वो गाड़ी सैक्रिफाइस कर रही है, और क्या होगा, गाड़ी आगे की तरफ मूव करती रहेगी लेकिन उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी यूटिलाइज हो रही है इनर्शियल फोर्स को जनरेट करने में। तो यहाँ पे आल्सो ड्यूरिंग दिस इंटरवल कार इज डूइंग वर्क अगेंस्ट दी फ्रिक्शन। बहरहाल अब गाड़ी की जो सी वो वेलोसिटी यूटिलाइज हो रही थी इनर्शियल फोर्स को जनरेट करने में, ये आगे पॉइंट आएगा उसमें यूटिलाइज होगा, मैं भी बताता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे अब गाड़ी जो सी वो इनर्शियल फोर्स लगा रही है आगे की तरफ और डिस्टेंस भी कवर कर रही है, तो गाड़ी यहाँ पे वर्क कर रही है अगेंस्ट द फ्रिक्शन। आल्सो ड्यूरिंग दिस इंटरवल कार इज डूइंग अ वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो यहाँ पे गाड़ी जो सी वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट, फ्रिक्शन के ऑपोजिट साइड पे वर्क कर रही है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। ये सारे जो है वो क्लाबे मिलाना, जरा थोड़ा सा इसे जो है रिवाइव करके भी देखना। आल्सो ड्यूरिंग दिस इंटरवल कार इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, गाड़ी जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रही है। ये सारा कंफ्यूजन इस वजह से जनरेट हुई, इस छोटे से पॉइंट की वजह से। बहरहाल अच्छा, गाड़ी ने कितना वर्क किया, जितनी उसने इनर्शियल फोर्स लगाई इनटू और जितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अच्छा, इनर्शियल फोर्स तो अभी मैंने बता दी वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शियल फोर्स विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इनर्शियल फोर्स की जगह मैंने सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स लिख दिया। तो वर्क डन, कितना गाड़ी ने वर्क डन किया अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन किया, इट विल बी इक्वल टू F into D, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अच्छा, अभी मैंने बताया कि ये इनर्शियल फोर्स जनरेट हो रही है, ये जो प्रोड्यूस हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है और ये कैसे फ्रिक्शन को काउंटर कर रही है। जो बॉडी के पास वेलोसिटी थी ना, तो उसके सैक्रिफाइस की वजह से ये इनर्शियल फोर्स जनरेट हो रही है, और ये इनर्शियल फोर्स कंटिन्यूअसली फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर कर रही है, ठीक है। और जैसे गाड़ी रुक जाएगी, वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, तो इनर्शियल फोर्स भी बॉडी में लगना खत्म हो जाएगी, बॉडी अब रुक जाएगी ना। तो बहरहाल यहाँ पे दिस वर्क इज दिस इज यहाँ पे लिखो, दिस इज अ वर्क डन बाय अ कार ड्यू टू इट्स मोशन। ये गाड़ी ये जो वर्क कर रही है अगेंस्ट द फ्रिक्शन किस वजह से कर रही है, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी
थी। तो एक डिफरेंट एंगल होते हैं चीजों को देखने के। तो गाड़ी ये वर्क जो कर रही है अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वो इस वजह से कर रही है क्योंकि उस गाड़ी के पास वेलोसिटी थी। वो वेलोसिटी इनर्शियल फोर्स को पुशअप कर रही है, पुशअप कर रही है कि नहीं आगे की तरफ लगती रहो जब तक कि वेलोसिटी खुद खत्म नहीं होगी, इनर्शियल फोर्स नहीं खत्म होगी। और इनर्शियल फोर्स जो है वो काउंटर करता रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स को, और जब तक इनर्शियल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करता रहेगा गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, आगे जाती जाएगी। क्योंकि अब वेलोसिटी यूटिलाइज हो रही है, वेलोसिटी कम होती रहेगी, गाड़ी की स्पीड कम 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 और इवेंचुअली स्टॉप्स होगा। अच्छा यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि इनिशियली जब बॉडी जो है वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। फिर क्या होगा, इंजन ऑफ हो गया, थोड़ी देर बाद वो रुक गई, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी गई किधर, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी थी ना जो बॉडी के पास थी, गाड़ी के पास थी, वो यूटिलाइज होगी है वर्क डन करने में। किसके अगेंस्ट, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में वो यूटिलाइज होगी है वो काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन किसके बराबर है, एफ इंटू डी के। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास अभी जो इनिशियल फॉर्मूला है वो मेरे पास एफ इंटू डी है। अब इस एफ इंटू डी से हम जो वो फर्दर मूव करेंगे। बहरहाल इन सारे पॉइंट्स को मैं समराइज कर देता हूँ कि गाड़ी इनिशियली गाड़ी का इंजन था ऑन और गाड़ी वी वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, कांस्टेंट वेलोसिटी थी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि गाड़ी का इंजन इतनी फोर्स जनरेट कर रहा है जितनी इस पर फ्रिक्शन लग रही है। मतलब ये वाला इंजन जो फोर्स लगा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ काउंटर कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स को। जब इसे काउंटर करेगा तो गाड़ी वी वेलोसिटी के साथ फर्दर डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो जीरो और गाड़ी का एक्सेलरेशन भी जीरो। फिर क्या आता है, गाड़ी के इंजन को मैं कर देता हूँ ऑफ। गाड़ी का इंजन ऑफ होगा तो क्या होगा, गाड़ी थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगी। लेकिन मैंने तो गाड़ी का इंजन ऑफ कर दिया तो गाड़ी फिर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव कर रही है, मतलब जब मैंने इंजन ही ऑफ कर दिया तो फिर भी आगे की तरफ क्यों मूव कर रही। तो सिंपल आंसर है, बॉडी के पास इनर्शिया था, इनर्शिया की वजह से वो फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा अब अगर गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है ड्यू टू इनर्शिया, और इनर्शिया कहता है कि बॉडी जो है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाह रही है। अगर ये इसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहती है तो इस गाड़ी में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो गाड़ी को फिर इतनी फोर्स जनरेट करनी होगी कि वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो और ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स को कर दे काउंटर, कैंसिल कर दे। अच्छा वो अब जो गाड़ी फोर्स प्रोड्यूस करेगी वो मेरे पास होगी इनर्शियल फोर्स। सूडो फोर्स है, रियल फोर्स नहीं है, वो सूडो फोर्स है। जो गाड़ी के पास इनर्शिया था वो फोर्स लग रही है। अच्छा नेट फोर्स बॉडी पे कितनी लग रही है, रियल में तो फ्रिक्शनल फोर्स ही लग रही है। तो गाड़ी के पास इनर्शिया था ना, ये बस मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो नेट फोर्स ऑफ बॉडी पे जब मैंने इंजन को ऑफ कर दिया तो नेट फोर्स अब कितनी लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स एक ही फोर्स लग रही है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर बॉडी पे फोर्स लगेगी, नेट फोर्स लगेगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब क्या हो रहा है, इस फोर्स की वजह से बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो उस एक्सेलरेशन को मैं रिटार्डेशन बोलता हूँ। मतलब वो वाला एक्सेलरेशन जिसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो, चेंज तो हो रही है लेकिन किस तरीके से डिक्रीज कर रही है। तो इनर्शियल फोर्स जनरेट कहां से हो रही है, अगर ये गाड़ी जो है फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगा रही तो वो फोर्स प्रोड्यूस कैसे हो रही है, तो गाड़ी के पास जो वेलोसिटी थी ना वो यूटिलाइज हो रही है इनर्शियल फोर्स को जनरेट करने में। तो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस इंटरवल द कार विल एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इनर्शियल फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। और फिर गाड़ी ने अब फोर्स भी लग रही है, इनर्शियल फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया तो गाड़ी ने वर्क किया है। तो गाड़ी ने जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया वो मेरे पास इनर्शियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, ठीक है। और चूंकि इनर्शियल फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शियल फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, तो यहाँ पे इनर्शियल फोर्स के मैग्नीट्यूड की जगह मैंने फ्रिक्शनल फोर्स लिख दिया क्योंकि ये तो सूडो फोर्स है, रियल फोर्स थोड़ी है, समझाने के लिए बुक में भी मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे इनर्शियल फोर्स की जगह मैंने सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स लिख दिया, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहाँ से फिर आगे, अच्छा गाड़ी के पास काइनेटिक एनर्जी थी, जब रुक गई है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो गया। अब वो काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज कहाँ भी, अभी तुम लोगों ने देख लिया, वर्क डन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में वो काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास वर्क डन तो मेरे पास आ गया F/T। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना बॉडी के पास जो थी इनिशियली मोशन की वजह से वो अब जीरो होगी, कहीं ना कहीं यूटिलाइज हुई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास वर्क डन के बराबर, कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, जितना उसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया, और वर्क डन विल बी इक्वल टू F/T। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू F/T। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो मुझे फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करनी है और डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों चीजें मैं फाइंड आउट कर लूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इन सारी चीजों को नोट डाउन करो, बड़ी डीप इंट्यूशन थी। तो नाउ अब डेरिवेशन की तरफ आते हैं। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गिवन है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अच्छा बच्चे भी समझ रहे होंगे कि इतना आसान सा टॉपिक काइनेटिक एनर्जी को से जहां से जान के मुश्किल बना दिए। देखो वैसे भी हमारा मोटिव आसान को मुश्किल बनाना, तो ये कोड है
तो ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं बात करूं तो ये एक नया पर्सपेक्टिव है जो कि मैंने तुम लोगों को डिलीवर किया कि एक चीजों को देखने का नया तरीका भी होता है, एक और तरीका भी होता है जो कि फिजिसिस्ट फॉलो करते हैं। तो जैसे जैसे हायर स्टडीज में मूव करोगे तो ये पर्सपेक्टिव तुम लोगों के सामने आता रहेगा। बहरहाल काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करूंगा, डिस्प्लेसमेंट और वैल्यूज को वहां पे सिंपली पुट करूंगा तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल करूंगा। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ वो मेरे पास कहता है कि नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब नेट फोर्स कितनी लग रही थी, जैसे मैंने इंजन को ऑफ किया तो उसमें एक ही फोर्स अब लग रही थी, इंजन को तो मैंने ऑफ कर दिया, एक ही फोर्स लग रही थी और वो है मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स। रियल फोर्स एक ही लग रही है, वो है मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा एक्सेलरेशन, अब जब मैंने इंजन को ऑफ किया तो क्या आ रहा है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वेलोसिटी कर रही है, हो रही है चेंज तो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन ये एक्सेलरेशन कैसे है, इस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, चेंज तो हो रहा है, ये कोई मतलब इख्तलाफ नहीं है, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी चूंकि डिक्रीज कर रही है तो उस एक्सेलरेशन को फिर मैं रिटार्डेशन कहता हूँ। ठीक है, और उस एक्सेलरेशन को मैं नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को मैंने नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों, रिटार्डेशन की वजह से बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो। जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो उस एक्सेलरेशन को मैं रिटार्डेशन कहता हूँ और माइनस के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो माइनस जो एफ है वो मेरे पास बराबर होगा माइनस एम इंटू ए। अच्छा अब मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, फोर्स तो मेरे पास आ गई। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स bf स्क्वायर माइनस bs स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं इस्तेमाल करूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम वाला फैक्टर नहीं है। मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन में इनिशियल कंडीशंस में टाइम की तो बात नहीं की कि इतने टाइम के बाद गाड़ी रुक गई है, ये है वो, टाइम की मैंने बात नहीं की। तो पहली और दूसरी में तो टाइम आ रहा था, थर्ड में टाइम नहीं था आ रहा, तो यहाँ पे मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज किया 2s इक्वल्स bf स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी के पास ही v, बॉडी v वेलोसिटी के साथ इनिशियली v वेलोसिटी के साथ मूव करी तो इनिशियल वेलोसिटी v। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल में जाके बॉडी रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0। अच्छा बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, मैंने इसे बोला डी डिस्टेंस कवर करते हैं, डी डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो 2as की जगह t, फाइनल वेलोसिटी 0 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी v v का स्क्वायर, तो 2ad विल बी इक्वल टू माइनस v स्क्वायर। ओके, तो d मेरे पास d फाइंड आउट करना है तो d मेरे पास होगा माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स f इनटू t, f है मेरे पास माइनस m इनटू a, जबकि डिस्प्लेसमेंट माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन से कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास बराबर होगी 1/2 mv स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा, बॉडी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, वो आ जाएगी 1/2 mv स्क्वायर। अच्छा काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने बोला ये इनफैक्ट वर्क डन के बराबर है, वर्क का यूनिट जॉल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो कि एनर्जी है उसका भी यूनिट जॉल ही होगा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों ये था आज का इंट्यूटिव लेक्चर, उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।